एक नए चैप्टर में आप लोगों का स्वागत है। ये चैप्टर हमारा क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले कि ये जो चैप्टर है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि ये चैप्टर का अगर नाम देखा जाए तो हमारा एनसीईआरटी में क्या होता है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बताया क्या गया था, ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया गया था क्या कि एक ट्रायंगल का यूज करना है। ट्रायंगल में आपका अगर एंगल दिया हुआ है या परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो एक साइड को निकालना है, या दोनों साइड अगर दिया हुआ है तो एंगल को निकालना है, ऐसे ही करते थे। और मेनली यही था कि उस चैप्टर में यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या था कि राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है। ठीक है, अब क्या है, उसके कुछ यूजेस हैं। सबसे पहला कि इस चैप्टर को देने का इंपॉर्टेंस ये है कि हम किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस को या हाइट को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे सामने कोई टावर है तो क्या करेंगे, स्केल से तो हम नाप नहीं सकते हैं कि उसका हाइट कितना है। तब क्या करेंगे कि देखेंगे, मान लेते हैं ये टावर है, टावर की कुछ दूर पर हम खड़े हैं तो देखेंगे कि आखिर उसके फुट से हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है, और साथ साथ उसके टॉप से उसका जो यानी हमारा जो आई है इसके बीच में कितने का एंगल बन रहा है। अगर ये दोनों चीज हमें मिल जाता है तो आसानी से हम क्या उसके हाइट को निकाल सकते हैं। यानी कि इसमें करना क्या है, हमें दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक आपका हाइट हो या बेस हो, इन दोनों में से कोई चीज एक दिया हुआ रहे, और एक एंगल रहेगा, उसमें से किसी एक साइड को निकालना रहता है। ठीक है, अब इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ पॉइंट को क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्या है, हमारा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, सबसे पहले देख लीजिए। दिया हुआ इट इज ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन विच ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। यानी कि कह रहा है कि मान लेते हैं ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका आई यानी इसकी आई यहाँ है, ठीक है, इसका जो आई है यहाँ है, इससे इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो इमेजिनरी लाइन बनता है वो हमारा क्या होता है, लाइन ऑफ साइट होता है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो यहाँ पर कोई पतंग मान लेते हैं आकाश में उड़ रहा है, ठीक है, इसे देख रहा है। अब क्या है कि इस काइट से इसके आई के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो लाइन है, उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, पहला लाइन ऑफ साइट क्या है वो क्लियर हो गया होगा। क्या है, सबसे पहले कि हमारे आई, मान लेते हैं यहाँ हमारा आई है, इससे हम कोई ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो वहां से उस ऑब्जेक्ट से हमारे आई के बीच में जो इमेजिनरी लाइन है उसे हम क्या, लाइन ऑफ साइट कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पहले भी बताया हुआ है कि जो प्लेन सरफेस हमारा, प्लेन सरफेस पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। यानी कि जहां भी मान लेते हैं मेरा घर है, ठीक है, घर क्या है, किसी एक प्लेन सरफेस पे है तो उस पे जो लाइन ड्रॉ किया जाएगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, एक और लाइन होता था वर्टिकल लाइन, जो कि स्ट्रेट परपेंडिकुलर लाइन को कहते थे। ठीक है, अब क्या है, दो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। यानी कि ये जो यहाँ जिसे हम देख रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, और जो व्यक्ति उसे देख रहा है उसे हम ऑब्जर्वर कहेंगे। ठीक है, आगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, इस ऑब्जेक्ट यानी कि ये जो ऑब्जर्वर है इससे इस टावर की जो दूरी होगी उसमें जो डिस्टेंस बनेगा, वो जो लाइन होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें दो एंगल होते हैं, एक होते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए दोनों क्या होता है, सेम एंगल, मतलब एक टाइप से अगर देखा जाए तो सेम लाइन से बनता है, लेकिन अंतर सिर्फ यही होता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट हमसे ऊपर हो, यानी कि अगर हम ऊपर देख रहे हैं तो हमारा एंगल बनेगा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और जब मेरे से डाउन, यानी मान लेते हैं हम किसी बालकनी में खड़े हैं और वहां से हम किसी रोड साइड में कोई कार ट्रेवल हो रहा है, अगर उसे देख रहे हैं यानी कि ऊपर से नीचे अगर देख रहे हैं तो जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, अब क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट
के बीच में जो एंगल है वो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर से जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो क्या है, ऊपर है। यानी कि ये आदमी, मान लेते हैं अगर हम यहाँ खड़ा है, यहाँ से ऊपर अगर फैन को देख रहे हैं तो यहाँ से फैन ऊपर है, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। और कब कहेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट हमसे ऊपर हो, यानी हमें ऊपर की तरफ अगर मुंडी उठाना है, यानी सर को अगर हम ऊपर उठा रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई घर है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब ये व्यक्ति किसी रोड साइड में है, रोड साइड में इसका घर है, ये व्यक्ति यहाँ पे कोई कार चल रहा है, अगर इसे ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक है, तो ये हमारा पहले लाइन ऑफ साइट होगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस दोनों के बीच का जो लाइन है उसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, इस प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस से जो रिलेटेड साइड होता है ये वाला, वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, अब हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाला लाइन, इन दोनों के बीच में क्या, मान लेते हैं यहाँ पे मेरा घर है, यहाँ से ऊपर है, अब इसके बीच में जो एंगल बनेगा, यानी यहाँ से यहाँ, इसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार एंगल ऑफ डिप्रेशन को मैं बता देती हूँ क्या है। मान लेते हैं ये हमारा घर है, जो भी हो, यहाँ पर हम खड़े हैं अपने टेरेस पर या छत पर, ठीक है, यहाँ से ये रोड है, रोड पर एक गाड़ी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, इसे हम देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे, यानी अपने सर को क्या नीचे झुका के देखेंगे, नीचे अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है वो लाइन ऑफ साइट, नीचे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी जस्ट बताया गया कि अगर सर को हम नीचे करके देख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, कौन सा लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला कौन सा लाइन, लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, हाँ, इससे रिलेटेड ये हॉरिजॉन्टल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम खड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ से जो लाइन है प्लेन सरफेस के पैरेलल, वो हमारा हॉरिजॉन्टल होगा। दोनों में क्लियर देख लीजिए, यहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेन के पैरेलल खींचा जाता है, और अगर छत पर खड़े हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या, ऊपर खींचा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लेन सरफेस के ऊपर है, यानी कि हमारा आई यहाँ कांटेक्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, और ये हमारा लाइन ऑफ साइट होगा। यानी कि अगर एक फिगर में देखा जाए तो इस तरीके से लिया जाता है, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है, और ये हमारा क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, बस इस 4 पॉइंट को अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा, सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए तो एक दो सम कर लेते हैं इस पे। A vertical pole stand on the level of ground. A vertical pole stands on the level ground. ठीक है, इसके बाद है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
25 meter away from the foot of the pole. इसके बाद है the angle of elevation of its top. The angle of elevation from top is found to be 60 degree. ठीक है. Find the height of the pole. Find the height of the pole. ठीक है. सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और उसे समझिएगा. ठीक है. अगर क्वेश्चन को हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारा ये अच्छी तरीके से सॉल्व होगा. और दूसरी बात कि इस चैप्टर से बहुत सारा नहीं, एक दो सम तो जरूर आते हैं. 4 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है. ठीक है. इसके बाद क्या है, फिर से मैं ये बता देती हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिफरेंशियल में क्या अंतर है. एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों सेम ही होते हैं, बस मतलब दोनों का जो लाइन होता है, यानी जिस दो लाइन के बीच में वो बनता है वो सेम होता है. एक लाइन होता है लाइन ऑफ साइट और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल लाइन. बस अंतर यही है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, तब बनेगा जबकि हम अपने से ऊंचे ऑब्जेक्ट को देखेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तब बनेगा जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, यानी कि अपने से डाउन ऑब्जेक्ट को देखेंगे. ठीक है. अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. अब वर्टिकल पोल स्टैंड ऑन द लेवल ऑफ ग्राउंड. मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है. ठीक है. एक पोल इस पे खड़ा है. मान लेते हैं ये हमारा पोल है, ये हमारा पोल है. अब कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे ही कहीं एक पॉइंट लिया गया है. ठीक है. ग्राउंड से कह रहा है उस पॉइंट से 25 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, यानी कि इस पोल के फुट से 25 मीटर दूर एक पॉइंट लिया गया. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा पॉइंट है और इससे इसके बीच का डिस्टेंस 25 मीटर है. ठीक है. ये हमारा पोल है, यहाँ लिख लेते हैं. इसके बाद क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इट्स टॉप, यानी पोल के ऊपर से एंगल ऑफ एलिवेशन अभी जस्ट बताया गया था कि यहाँ एक पॉइंट है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब इससे ऊपर हमको देखना है. यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री. ठीक है. तो बताना है हमें हाइट ऑफ पोल क्या होगा. पोल की फुट से इस ग्राउंड के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है 25 मीटर. इसका जो एंगल था 60 डिग्री वो भी हमें पता है, यानी कि ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बना वो हमें पता है 60 डिग्री. तो बताना है हाइट क्या होगा, यानी इसके बीच. अब ये क्या है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि हम जब भी पोल खड़ा करेंगे तो क्या होगा 90 डिग्री पे होगा. ऐसा थोड़ी है इधर हो जाएगा इधर हो जाएगा, हमेशा स्ट्रेट 90 डिग्री पे लेना है. तो ये हमारा क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया. अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमें क्या दिया हुआ है, नीचे वाला बेस हमें है, साथ साथ एंगल हमें है. ये वाला पार्ट क्या होता है परपेंडिकुलर, ये वाला पार्ट हाइपोटेनस. हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है. अब क्या है परपेंडिकुलर, P और B से रिलेशन याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक बार फिर से मैं करा देती हूँ. साइन थीटा हमारा क्या होता है P/H होता है, कॉस थीटा हमारा B/H होता है और टेन होता है P/B होता है. ठीक है. टेन क्या होता है P/B होता है. अब क्या है P और B से रिलेशन क्या है 10 का है. तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं 10 क्या 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, अगर इसे रखा जाए ABC तो क्या होगा 1060 डिग्री इक्वल्स टू AB/BC. लिखा गया. 1060 की वैल्यू क्या होती है
एंगल्स वाले में बताया गया है √3 होगा। अब √3 है, ए बी हमें पता नहीं है, ए बी वैसे ही लिख लिया जाए। BC 25 है, 25 लिख लिया जाए। 25 यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 √3 इज इक्वल्स टू AB, यानी कि देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 25 √3। क्या होगा 25 √3? क्या था, मीटर था, सेंटीमीटर, मीटर था, मीटर। ठीक है, आज सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशंस के। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ सम कराए जाएंगे 1-2 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।